पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया और हॉटस्पॉट पर प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने के लिए ड्रोन मैपिंग शुरू की। आपको बता दें कि उस दौरान गोपाल राय ने कहा कि जैसा कि हमने शीतकालीन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की थी, उस शीतकाल कार्य योजना में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, वाहन प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, बायोमास जलने को नियंत्रण करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार दिन रात इस पर जो है वो काम कर रही है। जैसा कि जब हम सर्दियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान हमने घोषित किया था, उस विंटर एक्शन प्लान में डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ियों के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, बायोमास बर्निंग के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिन रात काम कर रही है, लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि जो हमारे 13 हॉट स्पॉट्स हैं, वहां पर सामान्य जो AQI का स्तर है दिल्ली में, वहां से ज्यादा पोल्यूशन का स्तर रहता है। इसलिए इस बार हमने ये निर्णय लिया था कि हॉट स्पॉट का ड्रोन के द्वारा मॉनिटरिंग का पायलट हम करेंगे और उसी के तहत आज वजीरपुर जो हमारा 13 हॉट स्पॉट्स हैं उसमें से एक हॉट स्पॉट है, यहाँ पर आज ये सर्वे ऑफ इंडिया के पैनल एजेंसी के द्वारा ड्रोन का पायलट किया गया है। इस ड्रोन का जो पायलट किया गया है, इसका जो मकसद है कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से आसमान से जगह जगह जो भी प्रदूषण पैदा करने वाले सोर्स हैं उनको चिन्हित किया जाए और उसके अनुसार अपनी कार्य योजना फोकस तरीके से बनाई जाए। ये जो ड्रोन है वजीरपुर जो हॉट स्पॉट्स है 200 मीटर के रेंज में जो है वो आज अलग अलग इलाके में, जो मोहल्ले में, अलग अलग क्षेत्र में जो पोल्यूशन के सोर्स हैं उनकी वो तस्वीरें लेगा। वहीं यूपी उपचुनाव पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि मुझे खुशी है कि विपक्षी दल भी हमारे मंत्र जीत चाहिए सीट नहीं चाहिए को ट्वीट कर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस भी ये कह रही है दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित वर्ग में हैं, जबकि यूपी की पिछली राज्य सरकारों ने हमें ओबीसी वर्ग में रखकर हमारे निषाद समुदाय के साथ अन्याय किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आपके समुदाय की आवाज उठाते रहेंगे और हम इस उपचुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत से जिताएंगे। जंगल के किनारे रहने वाला व्यक्ति अपने समाज की वकालत करने का अवसर जो राष्ट्रपति तक हो चाहे प्रधानमंत्री, जंगल के किनारे रहने वाला व्यक्ति अपने समाज की वकालत करने का अवसर जो राष्ट्रपति तक हो चाहे प्रधानमंत्री, जंगल के किनारे रहने वाला व्यक्ति अपने समाज की वकालत। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये कांग्रेस का सिस्टम होता है। मैं कांग्रेस से था जब माना जाता है कि 20% टिकट वे पैसे में बेच देते हैं और उसी पैसे से वे चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस 100 टिकट देती है तो 20 टिकट कांग्रेस बेचती है। यहां क्या हुआ है अंदर की जानकारी मुझे नहीं पता, मैं अपना अनुभव जो है वो आपको बता रहा हूं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। सुदेश महतो जी नामांकन दे रहे, थोड़ा देर उनका साथ रहूंगा, फिर शाम को एक बार सरायकिला में भी जाने का प्रयास करूंगा। आज एक बयान आया है बढ़ई के विधायक कांग्रेस में थे। देखिए ये कांग्रेस का सिस्टम होता है, हम भी कांग्रेस में था। 20% टिकट वो लोग ऑन पेमेंट दे देते हैं और वही पैसा से वो चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। तो ये एक माना जाता है कि 100 टिकट अगर कांग्रेस देते हैं तो 20 टिकट कांग्रेस सेल करता है। तो ये जनरल उनका नॉर्म्स है, लेकिन यहाँ में क्या हुआ है वो तो अंदर की जानकारी कोई मेरा नहीं है। मैं खाली मेरा अनुभव बता रहा हूँ आपको। पप्पू यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा गुंडा तो कोई है ही नहीं। और कौन पप्पू यादव मैं गुंडा हूँ? तो ठीक है भाई, हमारा आसाम में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा तो सीधा साधा प्रदेश है, वहाँ गुंडा वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। लेकिन अगर उनको लगता है मैं गुंडा है, ठीक है, बड़ा आदमी है।
विपक्ष लगातार बरहेट को लेकर के आरोप लगा रहा है कि बरहेट में भाजपा को कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट मिल जाएगा। कुछ स्ट्रेटेजी होता है, जैसे विपक्ष ने जामा में कैंडिडेट नहीं दिया है, विपक्ष ने भी तो अभी तक सरायकेला में कैंडिडेट नहीं दिया है। नहीं, काल हुआ, काल ही तो हुआ है ना, हमारा भी हो जाएगा। और आप थोड़ा खबर करिए, हमारा कैंडिडेट काम कर ही रहा है, कोई मतलब ये नहीं है। हमें टुंडी और बरहेट एक साथ दे दूंगा। बरहेट एक्चुअली बरहेट के लिए नहीं फंसा हुआ है, उनमें कैंडिडेट कंफर्म है। टुंडी के लिए थोड़ा सा आंसू का साथ हमारा वार्तालाप बाकी है। आज रात में कोशिश करूंगा कर लेने का। तो टुंडी के लिए बरहेट का हमारा अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। इंडिया गठबंधन पे जो भी है सीटों को लेकर के सबको एक दूसरे से फ्रेंडली फाइट। देखिए, पहले वो लोग बोलते थे बीजेपी में वो चला गया, लेकिन 2 दिन में ही तो हकीकत आपका सामने आ गया। हमारा गठबंधन तो पक्का है ना, हमारा यहाँ कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है, कुछ नहीं है। कोई लोग जाने का बात था, वो भी मन गया है। हमारा तो ठीक ठाक रहेगा। चुनाव विड्रॉयल का समय तक आप देखेगा कि हमारा पार्ट एनडीए बहुत ही स्ट्रांग होके उभरेगा। एक तरफ पंजाब भर में मंडियों में धान की खरीदी और लिफ्टिंग की रफ्तार धीमी होने के चलते आज पंजाब के किसान संगठन सड़कें जाम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मंडियों में आड़तियों और किसानों की सार लेने पहुंचे। कैप्टन ने एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी खन्ना में धान के सीजन को लेकर आड़तियों और किसानों से ग्राउंड रिपोर्ट जानी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि भगवंत मान के पास सरकार चलाने का तो जरूरत नहीं है, आप वालों को कोई अनुभव नहीं है। सीजन से पहले सीएम को केंद्र सरकार के पास जाकर सभी मसले हल करवाने चाहिए थे। आप सरकार ईगो पावर में पंजाब को बर्बाद कर रही है। मंडियों में आज तक ना तो कोई सीएम आया और ना ही इनका कोई मंत्री और विधायक किसी की सार लेने आए हैं। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनके 10 साल के राज्य में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਫ ਖੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਝੋਨਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਢੇਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਏ ਦਿੱਲੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਚੇਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਆਇਆ ਉਰੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਰੇ ਖੰਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਕਿ ਆਹ ਅੜਚਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ, ਐਜ਼ ਅ ਕਿਸਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰਿਆ ਮਾਣ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਆਏ। ਔਰ ਜਦ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਸੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਰੇ। ਆਹ ਢੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਅੜਚਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਇਸਚਰ ਬਹੁਤ बढ़ गया है नवी वैरायटी के नाल। वहीं सारण में शराब के कारण दर्जनों मौत के बाद प्रशासन की नींद खुली है। आपको बता दें कि NH 73 पर मसरख के समीप सघन जांच अभियान के तहत सारण
सह आयुक्त के द्वारा सीवान की तरफ से आ रही गाड़ियों को चेक किया गया और एक ट्रक और 3 लग्जरी गाड़ियों से हजारों लीटर देशी और विदेशी शराब को जब्त किया गया है। वहीं कुछ दिन पहले सारण और सीवान में जहरीली शराब से दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। छतरपुर जिले के वन परिक्षेत्र बाजनौ रेंज अंतर्गत रात में भरतला बीट के पीपरिया में गश्ती के दौरान वन हमले को मुखबिर से एक सूचना मिली थी कि जंगल में एक मोटरसाइकिल की मदद से पिकअप वाहन में खैर की लकड़ी भरी जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए रेंजर रजत तोमर अपने वन हमले को लेकर रात्रि लगभग 2 बजे मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल सहित पिकअप वाहन को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और इस पिकअप वाहन में भारी मात्रा में गीली खेर की लकड़ी मिली है। वहीं रात के अंधेरे का फायदा लेते हुए एक आरोपी जंगल में भागने में सफल रहा। अब इन दोनों वाहनों की रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वन विभाग आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं खंडवा में प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में यूरिया खाद समय पर किसानों को मिले, वह भी बिना किसी परेशानी के, इसके निर्देशन अधिकारियों को दिए गए। साथ ही खंडवा के विकास कार्य को लेकर और जनता को मूलभूत सुविधा मिल सके जैसे कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारी को निर्देशित किया गया। आपको बताते चले कि खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जिले की समस्या बैठक जो है हमने रखी है। बैठक में कई विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। हम विधायक साथियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं बताई हैं, जिसे जल्द ही पूरा करने के निर्देश जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके अलावा प्रभारी मंत्री ने विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी को नहीं पता कि गेहूं कहां होते हैं। अगर मेरी बात पर आप विश्वास नहीं करते तो गेहूं के खेत में खड़ा होकर उनसे पूछ लीजिए कि क्या ये गेहूं है, तो वो नहीं बता पाएंगे। खंडवा समीक्षा बैठक अपन ने ली है जिले की और 11 विभागों की समीक्षा इसमें शामिल थी, जिसमें मुख्य रूप से कृषि विभाग रहा। उसमें अपन ने जो केंद्र खुले हैं उनकी स्थिति का जायजा लिया, यूरिया की कितनी उपलब्धता है उसका जायजा लिया, प्रशासन को निर्देश दिए कि किसानों को यूरिया और ये जो डीएपी है इनकी कोई कमी न रहे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और भी जो सारी समस्याएं थी, कानून व्यवस्था को लेकर भी बात हुई और सारी बातों पर विचार विमर्श किया गया। कुल मिला के समीक्षा बैठक में 11 विषयों पर हमने बात की और जो स्थिति वस्तु स्थिति है उसको जानने का प्रयास किया और उसमें सारे जनप्रतिनिधियों ने, माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायक गणों ने जो उनके क्षेत्र में जो समस्याएं थी वो भी रखी, तो उनके भी निराकरण की बात इस समीक्षा बैठक। अलीगढ़ के खैर विधानसभा में होने वाला उपचुनाव हर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। शुरुआत में आजाद समाज पार्टी ने नितिन कुमार चौटेल को अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा था, लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र दिलेर को मैदान में उतारकर मुकाबले को और रोमांचक बना दिया। पार्टी के उम्मीदवार अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं और इस चुनावी जंग में जीत की उम्मीदें जताई जा रही हैं। बसपा के जिला अध्यक्ष मोरध्वज कुशवाहा ने डॉक्टर पहल सिंह के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वे लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके समाज में भी अच्छी पकड़ है और इन खूबियों को देखते हुए बसपा सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें टिकट दिया है, जिससे वे खैर के उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी बने हैं। चुनाव इतिहास की बात की जाए तो डॉक्टर पहल सिंह का नाम खास है। वे पहले व्यक्ति हैं जो अपने परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं। ये 2018 में नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए और वाम सेफ के सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे हैं। उनका राजनीति में प्रवेश 2018 में ही बसपा से ही शुरू हुआ था। आपको बताते चले कि खैर विधानसभा में नामांकन करने पहुंचे डॉक्टर पहल के द्वारा स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा को अपना मुद्दा बताया गया है और विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में बड़ी जीत के उनके द्वारा दावे भी किए गए हैं। फिलहाल अपने खेमे के साथ नामांकन करने पहुंचे डॉक्टर पहल के द्वारा जीत के दावे हैं जो हैं वो बरकरार हैं। आने वाला समय बताएगा जीत होती है या हार।
खैर विधानसभा के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर पहल सिंह जी को अपना प्रत्याशी बनाया। उन्हीं का नामांकन आज क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी मंडी से चुनाव लड़ाई, बहुजन समाज पार्टी की तैयार है और ये चुनाव बहुजन समाज पार्टी किससे टक्कर मारेंगे? देखिए, जहाँ तक टक्कर का मामला आगे पता लगेगा। आप किससे मानते हैं? फाइट आप किससे मानते हैं? अभी तो हम यही मान रहे हैं कि हमारे सामने कोई फाइट नहीं। हमारी राष्ट्रीय पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे को खैर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। मैं अपनी धन मन धन से पूरी कोशिश से अपनी पार्टी के लिए पूरा प्रयास करूँगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके फिर? मेरा सबसे पहले रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और यातायात के जो यहाँ पर खैर में ज्यादा समस्या रहती है उसका। वहीं विदिशा शहर में पहली बार सोने के वर्क वाली मिठाई बाजार में आई है और चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। आपको बता दें कि सोने के वर्क से बनी मिठाई ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है और सोने की मिठाई बाजार में आते ही घर घर चर्चाओं का विषय बनकर उकरी है। आपको बता दें कि राजस्थान मिष्ठान भंडार के संचालक रामू भाई ने बताया है कि विदिशा में हमने पहली बार सोने की वर्क की मिठाई बनाई है। दीपावली के त्योहार पर दूध, बंगाली एवं ड्राई फ्रूट की मिठाइयां को सफाई का ध्यान रखते हुए मिठाइयां हम बनाते हैं। ड्राई फ्रूट के बॉक्स में उपलब्ध हैं। हमें विदिशा में 11 साल हो गए हैं और विदिशा वासियों ने जो प्रेम हमें आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान मिष्ठान भंडार विदिशा। ये जो आपकी मिठाई चर्चे में बनी हुई है शहर में, गोल्ड वाली, क्या है पूरा पता इसका? जी, हम एक बार इंदौर गए थे तो इंदौर में राजवाड़ी शाम के रात को 9 बजे के बाद लगता है, तो वहाँ पे हमने कुल्फी खाई थी सोने की वर्क की, गोल्ड की। तो वहाँ हमने ख्याल आया कि मैं अपन भी वर्क ले चलें और विदिशा में प्रयास करेंगे और धीरे धीरे यहाँ पे भी अच्छी लोगों की मिठाई खाने की बढ़िया अच्छी मिठाई खाते हैं। तो हमने सोचा हम भी यहाँ मिठाई बनाने, वर्क की मिठाई बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमने यहाँ बनाई और अच्छी उसकी डिमांड चल रही है और बढ़िया सब लोगों को पसंद आ रही है। कितना उसमें क्या गोल्ड लगाया, क्या है पूरा? जी, उसमें 2 पीस गोल्ड के लगे हैं और उसमें 100 ग्राम भुजिया रहता है, ड्राई फ्रूट, काजू और ड्राई फ्रूट का। कितनी उसकी बिक्री है? अभी अच्छी डिमांड चल रही है सर। 2-4 लोगों ने ऑर्डर भी दे दिए हैं और अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है। और अगली बार अपने अभी छोटे तरीके से शुरू किया था, छोटे शहर के हिसाब से। अब अगली दीपावली को हम अच्छी तरह से पूरी जोर शोर से तैयारी। खबर बिजनौर से है, जहां राजस्व और पुलिस प्रशासन की टीम ने शुक्रवार सुबह कलेक्ट्रेट के पास स्थित वक्फ की 9 दुकानों को सील कर दिया है। आपको बता दें कि प्रशासन के अनुसार ये कार्रवाई दुकानों का नक्शा पास नहीं कराने के कारण की गई है। सील करने के साथ ही प्रशासन ने दुकान खोलने पर सख्त कार्रवाई का नोटिस भी चस्पा कर दिया है। सील की कार्रवाई से दुकान स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह 9:30 बजे कोतवाली नगर थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट वाली मस्जिद के पास वक्फ की 9 दुकानों पर प्रशासन की टीम पहुंची। प्रशासन ने दुकान स्वामियों को पहले से ही नोटिस जो है वो चस्पा कर रखा था, जिसमें उनसे विनियमित क्षेत्र द्वारा पास किया गया नक्शा दिखाने के लिए कहा गया था। बावजूद दुकान स्वामियों ने ऐसा नहीं किया तो प्रशासन ने उन्हें सील करने का फैसला लिया। इससे पहले भी जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट वाली मस्जिद के पास स्थित 16 दुकानों पर जो है वो सील का नोटिस चस्पा जारी किया था। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।